नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। मैं जस्ट जीएस यानी जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही पार्ट है। देखो बच्चों, शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा कि मेरे थ्योरी लेक्चर्स आपको वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम पर मिलेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पुराने एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हैं और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हेल्प से हम आगे फर्दर कुछ नई चीजें सीखेंगे। देखिए बच्चों, आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैं स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक जितने आपके चैप्टर्स हैं उनमें एमसीक्यू लाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने हेमेटोलॉजी एसएससी एग्जाम, जो वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम हमारा चैनल है, उस पर जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज इस पर करवाना चाहता हूं। आई होप बच्चों आपके क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लगे, आप इन पर थोड़ा सा गौर करना। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आप यकीन मानिए ये सारे पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम से लिंक हैं। यहाँ तक कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी से भी रिलेट करते हैं। आप इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को आप पूरी तरीके से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट वाइज हो, सेंट्रल वाइज हो। आप ये सभी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन सब तक पहुंचाएं और थोड़ा और लाभ लें। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है हेमेटोलॉजी क्वेश्चंस के आधार पर। बच्चों देखो, हेमेटोलॉजी क्वेश्चंस के अंदर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अब यहां पर बच्चों ये जो रक्त बैंक है, एक्चुअल में ये जो रक्त बैंक है ये क्या है? इस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ है कि आपको यहां पर रक्त बैंक के नाम पर आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है, जैसा कि आपने मेरे थ्योरी लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब बच्चों, जिन्होंने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा, एक बार जाकर आप ये थ्योरी लेक्चर हमारे वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल पर सर्च करें। मेरा नाम है आमिर खान, तो आमिर खान सर विद वाईफाई स्टडी एसएससी पर आपको ये थ्योरी लेक्चर मेरे नाम से आपको मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार इन सभी थ्योरीज को पढ़ लें और फिर उनमें से हम इस क्वेरी को आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिए हैं उन बच्चों के लिए ये और भी आसान हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं, मैं इस लेक्चर की मदद से मैं इस कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी से रिलेट करके इन क्वेश्चंस के बारे में समझाऊं। देखो बच्चों, जब आपसे पूछा जाए आरबीसी के बारे में, तो देखो बच्चों, आरबीसी का केमिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स होता है, जैसा कि आपको पता है एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है बच्चों, इन एरिथ्रोसाइट्स का जो जीवन काल है वो 120 दिन के आसपास होता है। और जब आप चर्चा करेंगे संख्या के बारे में, तो ये जो संख्या होगी वो होगी 45 से 55 लाख पर mm³। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के बारे में, यानी जो हमारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहां पर आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर आपसे पूछता है कि भ्रूणीय काल में, भ्रूणीय काल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर एम्ब्रियो स्टेट के अंदर अगर पूछा जाए, भ्रूणीय काल में पूछा जाए। अब देखो बच्चों, कुछ एक बच्चे कहते हैं कि इसको थोड़ा सा बाइलैंग्वेज हम लोग कर देते हैं। देखो बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स, एक मिनट जरा, हाँ, एरिथ्रोसाइट्स जीवन काल, लाइफ टाइम, संख्या कितने नंबर में है, उत्पत्ति, जनरेटेड। ठीक है बच्चों, आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराऊं।
अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर कि भ्रूणीय काल के अंदर, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक प्रोसेस के अंदर आपके रक्त बैंक यानी आरबीसी कहां बनती है, तो आप कहेंगे कि वो स्प्लीन के अंदर बनेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्लीहा कहेंगे उसको। तो स्प्लीन में इसका निर्माण होगा। और जब आपसे पूछा जाए एडल्ट यानी वयस्कों में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो वयस्कों में आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहां होता है बच्चों? बोन मैरो के अंदर होता है। बहुत सारी जगह पर लाल अस्थि मज्जा भी लिखा होता है, यानी रेड बोन मैरो भी सही है। तो देखो बच्चों, यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑप्शन में प्लीहा है, यकृत है, हृदय है और किडनी है। अगर हम देखें तो इन सभी में, अब आपको यहां पर किसी भी तरीके से मेंशन नहीं किया है कि एक्चुअल में ये पूछना क्या चाह रहा है। अगर बच्चों यहां पर रक्त बैंक, इसकी जगह पर ये होता कि रक्त बैंक या आरबीसी का एडल्ट की एज में उत्पत्ति कहां पर होती है, तब आप कह सकते थे कि रेड बोन मैरो आपके ऑप्शन में होता। लेकिन यहां पर सिंपली पूछ रहा है कि ब्लड बैंक हम किसको कहेंगे, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो प्लीहा यानी तिल्ली होगा, स्प्लीन होगा। क्योंकि यकृत हमारा लीवर है बच्चों। लीवर क्या काम करता है? लीवर आपके लिए बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पित्त रस बनाता है, यानी इसका रक्त से लेना देना नहीं है। ठीक है। हृदय के बारे में बात करें, हार्ट, अगर बारे में बात करें हार्ट क्या करता है? हार्ट करता है सर्कुलेशन। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन करने में मददगार होता है, यानी रक्त का परिसंचरण करता है। किडनी के बारे में बात करें तो किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। कहने का मतलब है कि किडनियां मूत्र का निर्माण करने में सहायक होती हैं। तो देखो, एक बाइल जूस बना रहा है, रक्त को बहा रहा है, यानी सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड काम कर रहा है, और यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड बैंक प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना कहां होता है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यूपीपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और प्री में भी ये क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कुछ एक क्वेश्चन जहां से हम उठाते हैं उनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। जैसे अगर आपसे बात की जाए डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बनने में, तो प्लीहा में डब्ल्यूबीसी नहीं बनती है, पेनक्रियाज में नहीं बनती। अगर हम बात करें पेनक्रियाज, इसको कहेंगे हम स्प्लीन है, ये स्प्लीन, और लो हम इसको कर लेते हैं तो ये हो गया स्प्लीन, ये हो गई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, और ये हो गया लीवर। बच्चों, लीवर में प्रोटीन बनता है, बाइल जूस बनता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कहने का मतलब है एक पाचन ग्रंथि है या पाचक ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, पाचक ग्रंथि भी है। स्प्लीन विघटन होता है, डेस्ट्रॉइंग पॉइंट होता है आरबीसी का। ठीक है, डेस्ट्रॉइंग पॉइंट है ये। लेकिन यहां पर कोई भी डब्ल्यूबीसी नहीं बनती, ये बनेगी लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ सेल के अंदर, लिम्फ ग्लैंड के अंदर। तो आपकी लिम्फोसाइट्स जो सेल है उसका जो जनरेशन है
उसका जो निर्माण है, आप इसको निर्माण भी कह सकते हैं और जनरेशन भी कह सकते हैं, ये होता है आपका लिम्फ ग्लैंड। लसिका तंत्र में, लसिका ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा? लसिका ग्रंथि होगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? अगर आप देखें लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी क्या पूछा जा रहा है? रेड ब्लड सेल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप इन सभी को देखें तो ये सभी के सभी जो हैं ये एक तरह से आपके इस आरबीसी को रिलेट नहीं करते हैं। रिलेट कौन कर रहा है? आपका हीमोग्लोबिन रिलेट कर रहा है। और ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। अगर आप बात करें साइटोक्रोम के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में या हीमासाइनिन के बारे में, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल जो है अपोज हैं इनके। मतलब कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका जो ब्लड होता है वो कौन से रंग में आपको दिखाई देता है? रेड रंग में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तराखंड यूडीए प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी सीजीएल के अंदर भी आया था। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन HB किसका प्रमुख घटक होता है? तो किसका प्रमुख घटक होता है? आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। ठीक है, क्योंकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, प्लाज्मा में भी नहीं पाया जाता, और ये तो विकल्प हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो आपका विकल्प है वो आपका आरबीसी होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आरबीसी की जो प्रोटीन है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? HB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होता है, या विटामिन होता है? बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं और जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। कहने का मतलब है C6H12O6 क्या है ये बच्चों? ग्लूकोज है। और अगर आप बात करें इस ग्लूकोज के बारे में तो क्वालिटी है स्वाद में मीठी होती है। आई बात समझ में बच्चों? स्वाद में मीठी होती है। अगर हम बात करें यहां पर फैट के बारे में, तो अगर आप देखें फैट के बारे में, तो फैट क्या है? फैट जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं सर्वाधिक। ठीक है, ये कार्बनिक कंपाउंड है। इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो ये क्या है? आपके कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये भी आपका कार्बनिक कंपाउंड है लेकिन जटिल है, यानी कॉम्प्लिकेटेड कार्बनिक कंपाउंड है। आपकी बॉडी में ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है और ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। विटामिन आपकी बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ का पार्ट है। यही अगर अब बात करें विटामिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? ये भी आपकी यानी ह्यूमन ग्रोथ एंड बॉडी स्ट्रक्चर को
बनाता है। तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजें किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। हीमोग्लोबिन Hb ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यानी स्थानांतरण करता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्थानांतरण करता है। तो एक प्रोटीन ही है जो बॉडी में ये सारी चीजें क्रिएट करेगी। विटामिन कोई चीज कैरी नहीं करते, फैट भी नहीं करते और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि ये दोनों तो खुद ही एक कार्बनिक कंपाउंड है और विटामिन का मामला हमारा बिल्कुल अलग होता है। अब बात करते हैं हम, निम्न में से कौन सा वर्णक क्रोमोप्रोटीन कहलाता है? वर्णक क्रोमोप्रोटीन कौन सा बनाएगा? म्यूसिन नहीं बना सकता, प्रेप्टोन नहीं बना सकता, विटेलिन नहीं बना सकता, बचा क्या? हीमोग्लोबिन। बच्चों आया था सवाल 10+2 के अंदर, ठीक है, एसएससी के अंदर 10+2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखो बच्चों कि क्वेश्चंस का जो एक्चुअल में जो एक आधार है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सारा क्वेश्चंस जो हैं, जितने आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके आधार बहुत छोटे छोटे हैं और अगर आपने एक बार भी ये क्वेश्चंस कहीं पर पढ़े हैं या देखे हैं या आपकी आंखों के सामने से भी निकले हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कभी भी मात नहीं खा सकते। आप आसानी से अपने इन क्वेश्चंस को आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन एक प्राथमिक कार्य करता है, या निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? अगर हम देखें इसके प्राइमरी वर्क, अब अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये क्या है? इसका एक प्राइमरी वर्क होता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसका प्राइमरी वर्क होता है? सबसे पहला, ऊर्जा का यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या हमारी हीमोग्लोबिन से हमारी ऊर्जा का कोई लेना देना है? नहीं। रक्त अल्पता होने से रोकना, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो क्या हीमोग्लोबिन उस ब्लड की कमी को पूरी कर देगा अपने आप? क्या उसका यही काम है? हालांकि अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है एक्चुअल में यही एनीमिया को रोकता है, लेकिन इसका प्राइमरी वर्क नहीं है, सेकेंडरी वर्क है। अगर ब्लड कंटेन कोई प्रॉब्लम आएगी, हीमोग्लोबिन अपने आप डाउन हो जाएगा। बैक्टीरिया का विनाश करना, आरबीसी बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं रखती। बैक्टीरिया का विनाश करना डब्ल्यूबीसी के अंडर प्रोटेक्शन के अंदर होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की आर्मी है, आर्मी ऑफ बॉडी है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला चौथा है ऑक्सीजन का वहन करना। ये आंसर बिल्कुल लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि आपकी बॉडी में आने वाली ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से मिलती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व बनता है तो यही आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है, हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इन दोनों के बनने की वजह से ही हीमोग्लोबिन का जो आपको कलर दिखाई देता है वो कलर रेड होता है, ठीक है। एक और मिथ, जब बॉडी में ऑक्सीजन कंटेन कम हो जाए हीमोग्लोबिन से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या बनता है? बाइकार्बोनेट बनता है या बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट होता है। इसका दूसरा नाम नॉन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है बच्चों? नॉन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का जो कलर आएगा वो कलर या तो डार्क ब्लू होगा या फिर आपको वॉयलेट नजर आएगा। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कलर के बारे में बताया है कि बताइए अनऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है। आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको मैंने आपके इसी क्वेश्चंस के अंदर क्या कर दिया, बिल्कुल यहीं पे मामला सही कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां देखें, यहां मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन का कलर क्या है तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या होगा
तो आप कहेंगे या तो डार्क ब्लू होगा या वॉयलेट होगा। अब इसको बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, बाइकार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर डार्क ब्लू और वॉयलेट मैंने दोनों ही चीजें इसीलिए यहां पर लिखी है क्योंकि आरपीएससी के आरएस पेपर के अंदर इनमें बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुक्स में डार्क ब्लू देख रखा था और बहुत सारे लोगों ने वॉयलेट यानी बैंगनी देख रखा था। तो आरपीएससी में इस बात पर रिट लगी थी और उसके बाद में जब बाद डिसीजन आया था तब पता चला कि दोनों ही आंसर सही होंगे। तो उसके बाद में फिर आपके राजस्थान हाई कोर्ट ने इस चीज को एश्योर किया कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो उसके मल्टीपल आंसर होने चाहिए, और अगर इस तरह की चीजें ना है, मतलब नहीं है इस तरह की चीजें, तो हमेशा ऑप्शन को एक ही ऑप्शन होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर डार्क ब्लू आ रहा है तो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, और अगर वॉयलेट आ रहा है तो डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चंस भी, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपका एक क्वेश्चन भी और फर्दर सही कर दिया। आगे देखते हैं, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलेजन नहीं हो सकता, इंसुलिन नहीं होता है। इंसुलिन क्या है? ये आपका पैनक्रियाज प्रोटीन कहलाता है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। यहां पर एल्बुमिन नहीं हो सकता, कोलेजन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो बचा कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ आया था? एसएससी 10+2 के अंदर। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन में भरपूर मात्रा में एक ही अवयव होगा, एक ही तत्व होगा, और वो है कौन सा? आयरन। अब आयरन का मतलब मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि आयरन का मतलब ये नहीं कि आप सरिये खाने शुरू कर दो, ठीक है, लोहा खाना शुरू कर दो। तो यहां बात लोहे की नहीं हो रही है, यहां पर जो आपको ये आयरन के बारे में बात की जा रही है, एक्चुअल में ये आयरन आपको प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है ये आयरन। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आपका लौह तत्व सही है, रजत नहीं है, तांबा नहीं है और स्वर्ण भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, पहले से ही मौजूद होता है। ये ओजोन है, ओजोन लिख रखा है, इस पे गलत लिख गया था। अगर हम बात करें इन सभी में, तो इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक ऐसा अवयव है जो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन के अंदर घुल जाता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में घुल जाने की वजह से, तो देखो बच्चों, आपने एक चीज को देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब अंगीठी जलाकर आप किसी कमरे में सो जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में जो, अगर कमरा बंद है और आपने अंगीठी जला रखी है, सिगड़ी जला रखी है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा आपके साथ में कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बदल जाएगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अंदर जाकर मिल जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जाकर मिलने की वजह से धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी और एक समय के बाद में आप गहन निद्रा में चले जाओगे और कुछ समय के बाद में आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाने की वजह से भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। इसको गहरी नींद में मौत का अवयव भी कहा जाता है। निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष अधिकतम बंधुता होती है? बच्चों, ये भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से ही रिलेटेड होगा। मैंने देखो एक जैसे क्वेश्चंस इसीलिए डाले हैं ताकि आप लगातार एक जैसे क्वेश्चंस को देख सकें। तो यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस बनाता है या अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल जो कंटेन है वो तैयार करता है? तो बच्चों यहां पर भी आपका जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। यही आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट बना देता है जो कि यूपीपीएससी
के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये, उसके बाद यूपीपीएससी प्री जूलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैंने कोशिश करी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि कहीं कोई कंटेंट रह गया हो। मैंने कोशिश करी है कि अगर हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जा रहा है तो हीमोग्लोबिन के 4-5 क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपके जो आए हुए हैं उन्हीं में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी दूसरे प्रकार के आपको सवाल नहीं करवा रहा, कोई बनाए हुए नहीं है। एक्चुअल में आपको मैं वही क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं जो आपके प्रीवियस आए। एक बार एक सेट हम वो लेते हैं जो आपके प्रीवियस हैं, उसके बाद फिर हम कुछ सेट ऐसे लेंगे जो अलग अलग तरीके से बनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएं। अब देखो बात करते हैं हीमोग्लोबिन निम्न में किसके साथ उच्च समानता होता है। देखो ये भी आपके एसएससी सीएचएसएल 2016 का सवाल है और इसका आंसर भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होती है किसके रूप में? सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में नहीं हो सकती, सोडियम कार्बोनेट के रूप में नहीं हो सकती, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में नहीं हो सकती, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में होती है और बनाती है बाई कार्बोनेट बनाती है। यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे एक फैकल्टी हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है जब मैं पढ़ता था, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को कहते थे SBQ। SBQ का मतलब उनकी नजर में होता था सिंपल बच्चा क्वेश्चन। बेटा बहुत ही दिलचस्प चीजें थी जब हम पढ़ते थे, तैयारी करते थे। तो हमारे सर थे, हैदराबाद के थे सर, और उनको हिंदी बहुत कम आती थी, इंग्लिश में ही बात करते थे, तो वो कुछ एक टर्म्स का यूज किया करते थे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बहुत ही छोटा हुआ करता था, मीन्स बहुत ही बिल्कुल बहुत ही ऐसा क्वेश्चन कि वन लाइनर अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था, उनको वो नाम दिया करते थे SBQ, सिंपल बच्चा क्वेश्चन। तो हम क्या काम करेंगे, जो भी सिंपल क्वेश्चन आएगा उसको SBQ के नाम से ही जानेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है किसके द्वारा? तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा जो लिया जाता है वो लिया जाता है सबसे पहला इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। अच्छा आप इसका आंसर दीजिए, इरिथ्रोसाइट्स के भीतर कहने का मतलब है आरबीसी के भीतर, या फिर रह जाता है प्लाज्मा में घुलकर। अगर आप बात करें प्लाज्मा के बारे में तो आप खुद सोचिए कि प्लाज्मा का वो कौन सा पार्ट है जिसमें आपको लगता है कि घुलकर वो ऑक्सीजन को ट्रेवल कर सकता है। कार्बोनिक एसिड के रूप में, क्या कार्बोनिक एसिड के रूप में जाता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या कार्बनिक एसिड के रूप में जा सकता है? क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जिससे कार्बनिक एसिड जो है में जा सके? या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में? अच्छा जरा इसका जवाब एक बार आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ठीक हो सकता है या कौन सा आपके ऊपर जवाब है। कुछ जरा सोचिए एक बार। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है सबसे ज्यादा। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगी सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करेगी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करती। दूसरा प्लाज्मा में घुलकर, अगर आप बात करें प्लाज्मा के बारे में तो प्लाज्मा जो बेसिकली है, प्लाज्मा पानी का होता है, एक तो वाटर कंटेन होता है, और दूसरा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स इत्यादि का होता है। कहीं पर भी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। कार्बोनिक एसिड के रूप में मैंने बताया था बाइकार्बोनेट, ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर थोड़ा सटीक बैठ रहा है। उसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन। देखो ऑप्शन तो बच्चों में सारे ही देखने हैं ना। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है एल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिन। ये अपने अंदर से ग्लूकोज, मिनरल्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ग्लोबुलिन की बात की जाए तो अल्फा बीटा दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और गामा एंटीबॉडी कहलाती है, या इनसे बनने वाली जो प्रोटीन है उसको इम्यूनो ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के बारे में अगर चर्चा करें तो ये आपका ब्लड क्लॉट कराने में हेल्पफुल है, ये ब्लड क्लॉट कराने हेल्पफुल है।
तो कहीं पर भी आपको CO2 या ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है ना, कहीं नहीं हो रही ना। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा कौन सा सबसे सटीक आंसर, कार्बनिक एसिड। निम्न में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंजक कहलाता है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहां पर आ रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रंजक का मतलब पिगमेंट। हमारे अंदर हेमोसाइनिन नहीं होता, सॉरी होता है, लेकिन हेमोसाइनिन आपकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पिगमेंट के जरिए यानी इसके जरिए नहीं हो सकता। हेमोइरिथिन्स नहीं हो सकता। कैरोटीन बालों में प्रयुक्त होता है। अगर बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ही आपकी बॉडी में आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन आया था SSC MTS के अंदर। क्या इस क्वेश्चंस को आप SBQ लिख सकते हो? क्या SBQ सिंपल बच्चा क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ये आराम से हो रहा है ना, बिल्कुल। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? देखो भाई, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के विलय के बारे में तो हीमोग्लोबिन का विलय जो होगा वो होगा यहां पर मेंढक में नहीं होगा, मछली में भी नहीं होगा, मानव में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। इसके हमारे मानव के अंदर भी लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेंढक और केचुआ के बारे में, ये दोनों के दोनों थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से मेंढक ऐसा प्रजाति नहीं है जिसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाए। लेकिन केचुआ का जो रेस्पिरेशन होता है ना, केचुए का जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, और जब स्किन के थ्रू किसी का रेस्पिरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन का जो विलय है वो उसके प्लाज्मा के अंदर ही होगा। क्योंकि अगर प्लाज्मा के अंदर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन है जो ऑक्सीजन का है वो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो आपका आंसर है वो केचुआ ही बैठता है, क्योंकि लंग्स जो है वो आपके मेंढक के अंदर भी है, मत्स्य गिल से करता है, मानव लंग से करता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। आइए इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव में यानी प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है? अगर आप बात करें डिसॉल्विंग नेचर के बारे में, आपका मेंढक है, लंग्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन कर सकता है, जरूरत नहीं है। गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़ों से अपना वायु का यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव सबसे ज्यादा डेवलप एनिमल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम बात करें केचुए के बारे में, इसका रेस्पिरेशन स्किन से होता है, इसीलिए इसका जो हीमोग्लोबिन है ये इसके जीव द्रव में यानी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहता है। आगे बात समझ में? तो स्किन प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा तो स्किन से ऑक्सीजन लेगा और सीधे आपके हीमोग्लोबिन में मिला देगा और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा। इस वजह से केचुआ इसका सही आंसर होगा। केचुए को इंग्लिश में कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला कथन, अच्छा ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के अंदर या यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें कथन भी डाला है। सबसे पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सही है। यह लौह युक्त रक्त यौगिक है। सही है। कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कैसे कर जाएगा? वो तो WBC का काम है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये लोहयुक्त यौगिक है और लाल रंग को प्रदान करता है। देखते हैं कौन कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं तो मतलब गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, इसका मतलब सही है। पहला सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। उसके बाद में दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इस हिसाब से जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपका ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड आयरन प्रोडक्ट है, और थर्ड वन क्या देता है, रेड कलर देता है। परिवहन बच्चों जहां देखो ना फॉर इंग्लिश मीडियम, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन यहां से होगा। नेक्स्ट, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ये यूपीएससी का क्वेश्चन कहलाता है। ये ज्यादातर बच्चों यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। अब आप एक चीज बताइए कि अगर आप इसमें से देखें तो आपको, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, सॉरी, हाँ, अगर आप बात करें रक्त के बारे में तो बताइए आपको निम्न में से कौन सा कथन सही लगता है, 20 मिलीग्राम, 1.34 मिलीग्राम, या फिर 4 मिलीग्राम, या फिर 2.34 मिलीग्राम। अगर आप इन सभी को देखें तो आपके हिसाब से कौन सा सही होगा, बताइए बच्चों, आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें मामला आपका सही बैठेगा। क्या 20 ग्राम होता है या फिर 1.34 ग्राम के आसपास होगा। तो देखो बच्चों, इस स्थिति में देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कहलाता है, और इस क्वेश्चन के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर अप्रोक्सीमेट 2.34 ml के आसपास जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। अब देखो, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने में क्या परेशानी होगी, बताओ बच्चों। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के अंदर कमी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सांस ज्यादा लोगे या सांस कम लोगे, आप बताओ, एक बार खुद सोच के बताओ कि क्या आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या आपकी बॉडी को सांस लेने में मजा आएगा या सांस लेने में समस्या आएगी। आप खुद इस बात का जवाब दो, दोनों में से कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो देखो भाई, अगर हम इस प्रकार से बात करें, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जब कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप जोर जोर से सांस लोगे, और जब आप जोर जोर से सांस लोगे तो इस स्थिति में आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जब आप ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे आप सांस जोर जोर से खींचना शुरू करते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो सांस लेने की गति है वो बहुत तेज होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लोएशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लगातार डिक्रीज हो जाता है ऊंचाई के साथ साथ। फिर क्या होगा, आपकी आरबीसी अपने आकार को बढ़ा लेती है, और बढ़ाने की वजह से आपकी बॉडी में जो फ्लोएशन ऑफ ऑक्सीजन है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो आसानी से हो जाता है। अरक्तता निम्न में से किसकी मात्रा के कम होने के कारण होती है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एनीमिया होगा। देखो, पहला ही क्वेश्चन सही हो गया, एनीमिया होगा, अरक्तता होगी, अपने आप ही आपकी बॉडी के अंदर या आपकी उसमें कमी आ जाएगी। मायोसिन तो बच्चों प्रोटीन होता है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, राइबोफ्लेविन, थाइमिन, फॉलिक एसिड, नियासिन। मजा आ गया बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है ये, एसएससी टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन आता है, आया है ये। अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन के बारे में तो बच्चों कोई बता सकता है कि राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन होता है, बताओ बच्चों कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B2। अगर हम बात करें थाइमिन के बारे में तो कौन सा होगा, विटामिन, बताओ, B1। फॉलिक एसिड के बारे में बात करें, विटामिन B9। नियासिन एसिड कौन सा होता है, विटामिन B3। विटामिन B3 को कहते हैं। एक और डाउट क्लियर कर देता हूं, विटामिन B3 नियासिन एसिड है, जबकि विटामिन B5 पेंटाथिनिक एसिड कहलाता है। याद रखना, बहुत सारी आपकी बुक्स के अंदर पेंटाथिनिक को B3 मान रखा है, गलत है पूरी तरीके से। नियासिन अम्ल ही
B3 होता है, पेंटाथिनिक B5 होता है। तो अगर आप किसी बुक को रेफर करके पढ़ रहे हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि B3 में नियासिन लिखा हुआ है, उसको आज ही करेक्ट कर लेना, पूरी तरीके से हटा देना, क्योंकि B5 पेंटाथिनिक है और B3 नियासिन है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अरक्तता के बारे में, तो यहां पर अरक्तता फॉलिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों ही आपकी बॉडी में ब्लड को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से जो आपको रोग होता है उसका नाम है परनीसियस एनीमिया। इसको घातक रक्त अल्पता कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं इसको, टॉक्सिक एनीमिया भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम है टॉक्सिक एनीमिया। तो इसको टॉक्सिक एनीमिया के नाम से जानता है। विटामिन B9 आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्टिंग से यानी 1 मंथ से ही दे दी जाती है। क्यों देते हैं 1 मंथ से? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर फॉलिक एसिड सही जाएगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही होगी और बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड बनता रहेगा, क्योंकि ब्लड को बनाने में हेल्पफुल होती है। तो आपका इनमें से अगर यहाँ पर इन सभी को देखा जाए तो राइबोफ्लेविन नहीं, थायमिन नहीं, फॉलिक एसिड और नियासिन, तो फॉलिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, विटामिन B5 पेंटाथिनिक एसिड कहलाता है, पेंटाथिनिक एसिड। प्रणाशी रक्त अल्पता हिंदी प्रोडक्ट है, आपको थोड़ा खतरनाक लगेगा, परनीसियस एनीमिया ये है। कौन सा है ये? परनीसियस एनीमिया ही के बारे में बात हो रही है। B5 पेंटाथिनिक नहीं है, बॉडी के अंदर डायरिया होगा, ठीक है, डायरिया होता है बॉडी के अंदर, साथ साथ के अंदर एनीमिया भी होगा, लेकिन घातक नहीं होगा। विटामिन B6 के बारे में बात करें, विटामिन B6 जो है वो आपकी बॉडी में आपका हेयर लॉस भी करवाएगा, डायरिया भी कराएगा, आपको क्या कहते हैं डेमेंशिया भी होगा, ठीक है, यानी आपकी याददाश्त में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी, मानसिक विकार भी आपको हो सकता है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, मानसिक विकार, तो ये भी आपको हो सकता है, डेमेंशिया कहते हैं इसको, ठीक है इंग्लिश में। अगर बात करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी तो बिल्कुल ही अलग है, इसको तो वेज विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किसी भी जंतु से प्राप्त नहीं होता, बस ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। और अगर इसकी कमी से कोई रोग होगा तो वो रोग स्कर्वी कहलाएगा, यानी मसूड़ों में रक्त आना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मसूड़े नीले पड़ जाते हैं या काले पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। कई बार हमारी साथ भी होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़े जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे या काले पड़ जाएंगे, और फिर अंततः आप क्या काम करेंगे, विटामिन सी लेना शुरू करेंगे तो चीजें वापस से सही हो जाएंगी। विटामिन सी का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो है आंवला। आंवले में मिलता है, ऊंटनी के दूध में मिलता है, याद रखना, ठीक है, और ज्यादातर सभी खट्टे फलों में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में और ऑप्शन दिया जाए आम, जब आम पका हुआ होता है तब तो विटामिन ए होता है, और जब कच्चा होता है तो खट्टा लगता है, इसलिए विटामिन सी होता है। ऊँटनी के दूध को इसीलिए प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि विटामिन सी होता है, गर्म नहीं किया जा सकता, ताजी दूध ही पीते हैं ज़्यादातर लोग। आप अगर कोई आपके आसपास बाड़मेर या बीकानेर का कोई निवासी है, आपके कोई दोस्त हैं, उनसे पूछना, वहीं पाया जाता है, ज़्यादातर अपने यहाँ पर पैकेट में नहीं मिलता है। अब इसका आंसर आपका, अगर देखो विटामिन B5 नहीं है, पेंटाथिनिक एसिड है, विटामिन B6 हेयर लॉस करता है, नहीं है, विटामिन सी नहीं है, बचा क्या, विटामिन B12। विटामिन B12 केमिकल नेम साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी यानी निकिल और कोबाल्ट का घटना, निकिल कोबाल्ट घटेंगे तो भैया हीमोग्लोबिन भी घटेगा।
थैलेसीमिया के रोगों में शरीर के निम्न संश्लेषणों की क्षमता नहीं रहती है। अगर हम बात करें थैलेसीमिया के बारे में, विटामिन डी से संबंधित रोग नहीं है, रिकेट्स होता है उससे संबंधित रोग। जब डिजीज पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज बताऊंगा कि क्या होता है। हार्मोन्स की कमी से ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। हीमोग्लोबिन और प्रोटीन के साथ भी यही होगा कि बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, तो थैलेसीमिया डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिन डिसेबिलिटी में आ जाता है, विकृत होता है, और विकृत होने की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ये डिजीज थैलेसीमिया डिजीज कहलाती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBC, श्वेत रक्त, WBC का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, RBC पहुंचाती है। रक्त का थक्का जमाना, प्लेटलेट्स करती है। रक्त को लाल रंग प्रदान करना, हीमोग्लोबिन करता है। बचा क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम जम्स और बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, इन सभी के अंदर प्रोटेक्ट करेगी। तो संक्रमण से लड़ना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, द लार्जेस्ट WBC। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लार्जेस्ट WBC के बारे में। लसणाणु यानी लिम्फोसाइट्स, केंद्राणु मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स है ये, रक्ताणु इरिथोसाइट्स, RBC के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बात करूं ना बच्चों WBC के बारे में, WBC के 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। सेकंड होती है लिम्फोसाइट्स, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। तीसरी न्यूट्रोफिल्स, संख्या में ज्यादा। चौथा एसिनोफिल्स, और पांचवा बेसोफिल्स। ये दोनों संख्या में कम होती है। ठीक है बच्चों, और सही प्रकार से पढ़ने के लिए, इस पूरी WBC को पढ़ने के लिए आप वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम में मेरी वीडियो देख लेना। आपको WBC भी मिल जाएगा, आपको RBC भी मिल जाएगी, आपको प्लेटलेट्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी WBC है उस WBC का व्यास कितना है। तो अगर आप बात देखें WBC के व्यास के बारे में, WBC और सबकी तुलनाओं में कैसी होती है आप खुद बताइए। RBC आपकी बॉडी में जो है वो सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। अब सबसे ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपका जो मामला है वो भी सबसे ज़्यादा ही होगा। अगर देखें हम लोग इसके डाया के बारे में तो अप्रॉक्सीमेट इसका कोई डाया नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट इसका कोई डाया नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम बात करें इसके कंप्लीट डायामीटर के बारे में तो डायामीटर ऑफ जो WBC इन mm है वो लगभग आपके 12 से 17 माइक्रोमीटर के आसपास होती है।
और अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी साइज तो बहुत ही कम होगी, और अगर इनकी साइज इतनी कम है तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट A 0.07 mm। अगर बात करें WBC के बारे में तो WBC इनसे भी छोटी होती है क्योंकि संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये तो जो है मुश्किल से अगर देखा जाए तो 17 μm के आसपास होती है, लेकिन RBC जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है 6 to 7 μm ही होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है या प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, यानी अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले WBC उसको देखती है आके, क्या प्रॉब्लम आपके साथ में चल रही है, क्या इश्यू आ रहा है, सबसे पहले भाग कर आएंगी WBC, और WBC में आपकी न्यूट्रोफिल्स आएंगी, न्यूट्रोफिल्स आकर आपकी चीजों को संभालेंगी। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है कौन सी होती है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रतिरोध करने में यानी आपके शरीर को लड़ने में कौन सी करती हैं, WBC, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फ सेल। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, CGL 2003 झारखंड PSC में आया था। अब इस क्वेश्चन में WBC भी सही है, मोनोसाइट भी सही है, न्यूट्रोफिल्स भी सही है, लिम्फिक सेल्स का मतलब ये लिम्फोसाइट्स के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये सभी के सभी WBC के पार्ट गिने जाते हैं, और आपको इसी वजह से यहां पर श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC को ही सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर द पार्ट ऑफ WBC। तो पार्ट ऑफ WBC यानी मेजर कंपोनेंट कौन है, आपका WBC है। निम्न में से कौन सा संक्रमण से आपकी रक्षा करता है, यार बिल्कुल RBC कर सकता है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शनिंग कर रहा है, आपके मिनरल्स, आपके ग्लूकोज, आपकी प्रोटीन्स को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करवा रहा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, RBC के साथ में बचा कौन, WBC। तो राइट आंसर WBC होगा। RAS प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसकी असामान्य वृद्धि है। मैंने बच्चों बताया था, देखो बच्चों ये क्वेश्चंस भी आपकी थ्योरी के अंदर से ही पूछा गया है, ये पूरे थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप वाईफाई स्टडी के SSC एग्जाम में मेरा लेक्चर जाकर देखें और वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। अगर हम बात करें RBC के बारे में तो RBC के बढ़ने की वजह से, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों कि RBC के बढ़ने की वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। WBC के बढ़ने से ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया होता है। प्लेटलेट्स के बढ़ने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। तो इनमें अच्छा रक्त प्लाज्मा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि प्लाज्मा जो है अगर बॉडी में बढ़ जाता है, या प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा के दो पार्ट है ना, ये एक तो है आपका वाटर कंटेंट, ठीक है, और एक है आपका प्रोटीन। तो इनके कुछ अप एंड डाउन होने की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन कैंसर नहीं होगा। जब ब्लड कैंसर होगा तो WBC की अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से होगा। कोई भी कैंसर हमेशा अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से होता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। इस अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती है। श्वेत रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने को क्या कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कहते हैं उसको, ल्यूकीमिया कहते हैं। ये 33 है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की बीमारी के रोकथाम के लिए हम निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त करते हैं। RS के अंदर पूछा गया सवाल है।
यूपीएससी के अंदर पूछा सवाल है, यूपीपीएससी के अंदर पूछा सवाल है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही होगा। आयोडीन 131, अगर हम बात करें आयोडीन 131 के बारे में, तो आयोडीन 131 का प्रयोग भी आप मुख्य रूप से जो है वो किस में करते हैं, आपके कैंसर को ठीक करने में करते हैं। सोडियम 24 ब्लड को जांचने के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 भी ब्लड के जो है फंक्शंस, जो आपके फंक्शंस हैं उनमें कुछ डिसेबिलिटी की वजह से देखा जाता है। लेकिन अगर आपको ब्लड कैंसर को ठीक करना है तो आप ऐसी स्थिति के अंदर कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे, कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके इस पूरे सेशन को आप देखें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बच्चे तक पहुंचाएं। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वापस याद दिलाएंगी और पढ़ने में आपको मदद करेंगे। मेरे जितने भी सेशंस हैं जो मैंने स्टार्ट करे हैं, जो थ्योरी पोर्शन है, आप याद रखना वो थ्योरी पोर्शन आपको मिलेंगे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम। यहाँ पर आप जाकर थ्योरी एग्ज़ाम, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी अगर आपको कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, कोई भी आपको कुछ भी ऐसा पार्ट आपको लगे कि ये इसका आंसर ये, आप आंसर्स को देखें, आप करें। ठीक है, आगे भी मुलाकात हमारी इसी तरीके से होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्वेश्चंस को करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू।